वक्फ पर नए कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन दंगा पश्चिम बंगाल में हुआ। हिंसा, आगजनी, हत्याएं पश्चिम बंगाल में हुई। पूरे देश में इस घटना की निंदा हुई। ममता सरकार पर सवाल उठे, लेकिन जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए तो ममता बनर्जी आग बबूला हो गई। वक्फ मुद्दे पर देश के कई शहरों में मुसलमान वर्सेस मोदी सरकार की लड़ाई चल रही है। दूसरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं और सॉलिसिटर जनरल के बीच है। सत्ता और विपक्ष के बीच इस लड़ाई का तीसरा मोर्चा भी खुला हुआ है। लेकिन ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ के बीच एक अलग ही लड़ाई चल रही है, जिसमें तल्खियां हैं, पर्सनल अटैक है, नुकीले सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर तलवारें खिंची हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है। कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते। संविधान और शरीयत पर त्योरियां चढ़ी हैं। धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो। कोर्ट में जैसे चैलेंज किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इसको चैलेंज करो और साथ साथ में पीएम का अपॉइंटमेंट मांगो, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट मांगो। तुष्टीकरण के आरोपों पर तेवर सख्त है। दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले। लोगों को डर दिखा के रख दिया, लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते है। सेक्युलरिज्म के सवाल पर आर पार का मूड है। सेक्युलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। कोई कोई तो बचाते हैं और बंगाल को डिफेम करते हैं, कहता है बंगाल में हम हिंदू धर्म को प्रोटेक्शन नहीं देता है। कौन देता है? बोलो कौन प्रोग्राम में आप लोगों को रुक गया? हर समाज को हम पूछेंगे कौन प्रोग्राम को हम रुका है। शासन व्यवस्था को लेकर तीखे प्रहार है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। 2025 में योगी और ममता के बीच तकरार का ये राउंड 2 है। पहली खुली लड़ाई महाकुंभ के आयोजन को लेकर हुई थी। तब ममता ने महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कड़ी टिप्पणी की थी। मृत्यु कुंभ हो गया, मृत्यु कूपेर मतो। इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। अब जब योगी मुर्शिदाबाद में हुए दंगों और मौतों का हिसाब मांग रहे हैं तो ममता फिर महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी के बीच कड़ी प्रतिक्रियाओं के मायने क्या हैं? क्या ये शुरुआत है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी की? क्या यह मोर्चा है हिंदुत्व वर्सेस तुष्टीकरण के राजनीतिक मुद्दे का? और क्या ये ट्रेलर पश्चिम बंगाल में योगी वर्सेस ममता के बीच दिखाई देने वाले भीषण चुनावी संग्राम का है?
पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कुछ समानताएं हैं। दोनों ही राज्यों में मुस्लिम आबादी बड़ा वोट बैंक है। दोनों ही राज्य लोकसभा की एक मुश्त सीटों के लिहाज से महत्वपूर्ण है और दोनों ही राज्य सांप्रदायिक आधार पर काफी संवेदनशील माने जाते हैं। मुर्शिदाबाद में दंगे भड़के तो कुछ महीनों पहले यूपी के संभल में भी हिंसा हुई थी। अब जब योगी और ममता के बीच तीखी टीका टिप्पणी हुई, तब ऐसे हालात में बलवाइयों से निपटने में योगी मॉडल वर्सेस ममता मॉडल की बहस भी चल निकली है। ये पहली तस्वीर मुर्शिदाबाद की है, जहां वक्फ कानून के विरोध में लोग इकट्ठा हुए और भीड़ हिंसक हो गई। आम नागरिक, पुलिस वाले, गाड़ियां, घर, मकान सब हिंसा की चपेट में आ गए। दूसरी तस्वीर 24 नवंबर 2024 को यूपी के संभल में हुई हिंसा की है, जहां कोर्ट के आदेश पर सर्वे टीम पर संगठित भीड़ की तरफ से हमला हुआ और इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। कई पुलिसकर्मी घायल हुए, आम लोग भी इस हिंसा का शिकार बने। दोनों ही मामले मुस्लिम भावनाओं से जुड़े थे। दोनों ही मामलों में सैकड़ों की भीड़ की तरफ से पत्थरबाजी और आगजनी की गई। दोनों ही मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं। संभल में 77.67% मुस्लिम आबादी है, जबकि मुर्शिदाबाद में 66.27%। अब देखते हैं हिंसा और दंगों के बाद दोनों शहरों की स्थिति क्या रही। संभल में 24 घंटों के अंदर स्थिति काबू में आ गई। मुर्शिदाबाद में एक सप्ताह तक तनाव की स्थिति रही। संभल में 4 लोगों की मौत हुई, मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की हत्या। संभल में लोगों का पलायन नहीं हुआ, मुर्शिदाबाद में सैकड़ों लोगों के पलायन की बात हुई। संभल में उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश, मुर्शिदाबाद न जाकर ममता इमामों की बैठक में शामिल। एक भी निर्दोष नहीं जाएगा। जितने भी विजुअल्स होंगे उसके वीडियो फुटेज है, गोली चलाते हुए, कट्टा लहराते हुए, तलाशी के दौरान पत्थरबाजी करते हुए, घरों के छतों के ऊपर जो पत्थर रखे गए हैं, ये सारी विजुअल्स हमारे पास हैं और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEFG যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट बैंक की खातिर दंगाइयों पर उचित कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण हालात बिगड़ते गए। यहाँ पे एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय का एथनिक क्लींजिंग हो रहा है। उस समुदाय के कुछ लोग जो उग्र मानसिकता के हैं, इस मानसिकता के है कि वहां पे हिंदुओं को रहने नहीं दिया जाएगा क्योंकि वहां पे वो मेजोरिटी है, इस मानसिकता के जो लोग हैं उनके द्वारा इस तरीके के आचरण किया गया है और पुलिस पूरी तरीके से नाकामयाब हुई है। पुलिस ने कोशिश भी नहीं की, बचाने की कोशिश भी नहीं की। उत्तर प्रदेश में लगभग सिमिलर परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स है। देखिए वहां पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पे दंगाइयों को शय दे रही है, दंगाइयों को अलाउ कर रहे हैं। सिर्फ इस बार नहीं, इससे पहले भी ये जो आज ममता बनर्जी कर रही है, इट इज द हाइट ऑफ द अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अब जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में योगी वर्सेस ममता बनर्जी की बहस चल निकली है, तो योगी मॉडल का जिक्र भी खूब हो रहा है। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। योगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में योगी वर्सेस ममता की लड़ाई के अगले राउंड का मैदान तैयार हो रहा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, ये लड़ाई और तेज होती जाएगी। पश्चिम बंगाल और यूपी में दंगों का इतिहास पुराना रहा है, लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद बीजेपी का दावा रहता है कि कड़ी कानून व्यवस्था के कारण दंगाइयों के हौसले कमजोर पड़े और दंगों पर लगाम लगी। ममता बनर्जी भी हमेशा बंगाल में शांति रहने की बात करती हैं और दंगों या हिंसा की घटनाओं के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं दोनों राज्यों के आंकड़े क्या कहते हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जलता। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है। बातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इसको चैलेंज करो। मुर्शिदाबाद में भड़के दंगों के बाद ममता बनर्जी दंगों का विश्लेषण कर रही हैं। अंडर योर प्राइम मिनिस्टरशिप वो समीक्षा करने की कोशिश कर रही हैं कि दंगे क्यों भड़के। हमको जितना भी खून देना पड़ेगा हम देने के लिए तैयार है, लेकिन हम हिंदू मुसलमान को हम बंटवारा करने नहीं देंगे। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से दंगों का ये सिलसिला पुराना है और उनका चिंतन नया नया। 2016 में 2691 दंगे दर्ज किए गए, 2017 में 2067, 2018 में 1728, 2019-20 का डेटा कोविड के कारण उपलब्ध नहीं है, 2021 में 776 और 2022 में 493 दंगे दर्ज किए गए। अब बंगाल में चुनावों के दौरान या बाद में हुई राजनीतिक हिंसा का आंकड़ा भी दिखाते हैं। – 2014 में 343 राजनीतिक हिंसात्मक घटनाएं हुई, 2015 में 131, 2016 में 91, 2018 में 40, 2019 में 40, 2020 में 36, 2021 में 34 और 2022 में 9। संसद में एक कानून पारित हो गया, राष्ट्रपति ने उसे असेंट दे दी, वो नोटिफाई हो गया, वो देश का कानून हो गया। एक मुख्यमंत्री ये कैसे कह सकता है कि मैं इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करूंगी? जिस प्रदेश की सरकार एक अमन चैन का वातावरण तैनात नहीं कर सकती, उस प्रदेश की सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होगा। ममता बनर्जी क्या बयान दे रही हैं? वो देश से ऊपर है क्या? जो पार्लियामेंट में कानून बना वो हर जगह लागू हो गया, वो क्या लागू नहीं करेंगी? उनको कोई अधिकार नहीं है ये बात कहने का। वो चुनी हुई मुख्यमंत्री और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही हैं। पूरे बंगाल में आग लगा रखी है उन्होंने, पूरा बंगाल जल रहा है। पिछले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी का टीएमसी पर बड़ा आरोप था राजनीतिक हत्याओं को लेकर। इस पर खूब राजनीति भी हुई और चुनावों में ये हत्याएं बड़ा मुद्दा बनी थी। दिल दहलाने वाली कई हत्याओं की तस्वीरें भी सामने आई। ममता सरकार हिंसा और दंगों की सूरत में बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन खूनी संघर्ष की कहानियां रुकती नहीं है। अब एक नजर डालते हैं यूपी में योगी सरकार के आने के बाद दंगों की क्या स्थिति रही। क्योंकि 2013 में यूपी में भीषण दंगा हुआ था जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए, लगभग 1000 लोग घायल हुए और 50,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के 2014 और योगी आदित्यनाथ के 2017 के चुनावों में ये दंगे बड़ा मुद्दा बने थे। क्या स्थिति रही दंगों की योगी शासन में, उसके आंकड़े भी देख लेते हैं। 2019 में कोई दंगा नहीं हुआ, 2020 में कोई दंगा नहीं हुआ, 2021 में 1, 2022 में 0, 2024 में 1। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के दावे को बीजेपी अपनी उपलब्धि बताती है।
और जिस तरह की सख्ती योगी आदित्यनाथ दंगों और सामूहिक हिंसा के मामलों में अपनाते दिखते हैं, उसको लेकर उनकी डिमांड दूसरे राज्यों में बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई अगर योगी आदित्यनाथ का आह्वान पश्चिम बंगाल में कर रही है तो ये कोई भावुक अपील नहीं है, बल्कि इसके पीछे भी एक राजनीतिक गणित है। एक तो मुर्शिदाबाद दंगे के बाद ममता बनर्जी पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसके सामने योगी आदित्यनाथ की छवि कड़क प्रशासक की है। दूसरे, मुस्लिम तुष्टीकरण वर्सेस हिंदुत्व की लड़ाई। बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी, सजा दिलवाई जाएगी। अभी भी सत्ता का दुरुपयोग रुक नहीं रहा है। बंगाल के अंदर बंगाल की टीएमसी सरकार ने बंगाल के जनता को धोखा दिया है। इस सरकार ने दो कार्यों के लिए बंगाल को बदनाम किया है, एक भ्रष्टाचार के कारण और दूसरा अराजकता के कारण। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की राजनीति के पोस्टर बॉय माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप रहते हैं। ऐसे में फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ की भूमिका बीजेपी के लिए अहम हो जाती है। नाउ द मुर्शिदाबाद इशू बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। जोगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। योगी आदित्यनाथ भले ही यूपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो जिस नाथ परंपरा से आते हैं उसकी गहरी जड़ें पश्चिम बंगाल की जमीन में गड़ी हुई हैं। नाथ संप्रदाय के करीब 80 लाख अनुयायी आज भी पश्चिम बंगाल में हैं और कई सीटों पर उनका प्रभाव रहता है। राणाघाट नवद्वीप लोकसभा सीट ऐसी है जहां सबसे अधिक नाथ संप्रदाय के मतदाताओं की संख्या मानी जाती है। 2024 के चुनावों में यहां से बीजेपी को ही जीत मिली थी। अब इस सीट में आने वाली विधानसभा सीटों की स्थिति भी समझते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में नवद्वीप विधानसभा सीट से टीएमसी की जीत हुई, संतीपुर से बीजेपी, राणाघाट उत्तर पश्चिम से बीजेपी, कृष्णागंज से बीजेपी, राणाघाट उत्तर पूर्व से बीजेपी, राणाघाट दक्षिण से बीजेपी और चकदहासे से भी बीजेपी को ही जीत मिली। यानी 7 में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई और टीएमसी सिर्फ एक ही सीट पर जीत दर्ज कर पाई। ये दावा किया जाता है कि पश्चिम बंगाल में करीब 126 ऐसे सरनेम हैं जो नाथ संप्रदाय से जुड़े। नाथ और देवनाथ सरनेम वाले करीब 30 लाख लोग। कोलकाता में नाथ संप्रदाय के कपिल मुनि का सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर स्थित है। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उद्घोष करने पर यहां की सरकार को टीएमसी के लोगों को आखिर आपत्ति क्यों? ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर जय श्री राम का उद्घोष करने पर यहां की सरकार को सहज स्थिति क्यों पैदा होती है? लेकिन मैं कह सकता हूं, राम का विरोध जिसने भी किया वह जनता के द्वारा हमेशा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। योगी आदित्यनाथ के गुरु थे महंत अवैधनाथ, महंत अवैधनाथ के गुरु थे महंत दिग्विजयनाथ और महंत दिग्विजयनाथ के गुरु थे महंत गंभीरनाथ। महंत गंभीरनाथ ने अपनी साधना का 1/3 समय बंगाल में ही गुजारा था, जिसके कारण उनके लाखों भक्त हो गए जो आज भी गुरु परंपरा को मानते हैं। टीएमसी ने बंगाल को खोखला बना दिया। बंगाल में गरीबी की दर बढ़ती गई, बेरोजगारी की दर बढ़ती गई। यहां पर पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ने अव्यवस्था और अराजकता का एक तांडव किया। पुरानी सांस्कृतिक विरासत और राजनीति का नया हिंदुत्ववादी रूप योगी आदित्यनाथ को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए एक आदर्श स्थिति बनाता है। इस बात को विरोधी भी समझते हैं और बीजेपी भी।
कभी सांस्कृतिक चेतना का गढ़ रहा बंगाल, जिसे भद्र लोग कहते हैं, वहां राजनीति का हिंसा से रिश्ता क्या है? हर बार चुनाव के दिनों के साथ पत्थर और लाठी और हत्याओं का दौर क्यों लौट आता है? हर बार जब चुनाव की आहट होती है तो बंगाल क्यों सुलगने लगता है? चुनाव आयोग की तारीखों से पहले ही बंगाल में बारूद की गंध फैलने लगती है। इस बार भी वही हो रहा है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। इतिहास पुराना है, लेकिन सिर्फ 5 साल में हुए 3 चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो सारी कहानी साफ हो जाएगी। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान पूरे देश की नजर बंगाल पर थी, लेकिन ये चुनाव राजनीतिक संघर्ष से ज्यादा जंग के मैदान में बदल गया। 8 चरणों में हुए चुनावों के दौरान करीब 22 लोगों की मौत हुई। कूच बिहार में सबसे भयानक हिंसा हुई थी। CISF को फायरिंग करनी पड़ी थी। चुनाव के बाद हुई हिंसा में ये आंकड़ा बढ़कर 30 से ज्यादा हो गया था। राज्यपाल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन सवाल वही रहा, क्यों जलता है बंगाल हर चुनाव से पहले? हमारे पश्चिम बंगाल में धर्म के आधार पर सांप्रदायिक हिंसा हुआ है, ऐसे नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन हाल के इतिहास में धर्म और जाति जैसे यूपी बिहार में होते हैं, कास्ट वायलेंस, वो कास्ट वायलेंस मैंने पश्चिम बंगाल में नहीं देखा है। लेकिन ये जो राजनीतिक हिंसा ये बार बार होते हैं, ये बहुत अशांति और ये दुखद घटना है। हम तो चाहते हैं कब हमसे पश्चिम बंगाल को ये वायलेंस से छुटकारा मिलेगा। उनकी पकड़ पर्टिकुलर खास करके थोड़ी जातिवाद की तरफ बहुत ज़्यादा चली गई, जिससे कुछ और अपनी खास करके बंगाल की जातियों का, बंगाल के इतिहास का, बंगाल के संस्कृति का कहीं ना कहीं उन्होंने निगलेक्ट किया और उस चीज़ पे उनकी पकड़ धीमी हुई। कहीं ना कहीं उनकी जो सबसे बड़ी चूक यही है कि वो दोनों तरफ के लोगों को मिला करके नहीं चल पाए। खास करके एक पर्टिकुलर वर्क को इनको लगा कि उन्हें क्या हो रहा है और एक अपीसमेंट की पॉलिटिक्स की तरफ वो बढ़ गई। बंगाल में सिर्फ विधायक और सांसद बनने की लड़ाई नहीं, सरपंच बनने के लिए घमासान होता है। पंचायत के लिए हो रहे चुनावों में आर पार की लड़ाई होती है। 2023 में हुए पंचायत चुनावों में हुई हिंसा ने लोकतंत्र की जड़ों को हिला दिया था। पंचायत चुनाव के दौरान 39 लोगों की मौत हुई और इसमें सबसे ज्यादा टीएमसी कार्यकर्ताओं की मौत हुई। टीएमसी के 19 कार्यकर्ता, बीजेपी के 8, कांग्रेस 6, सीपीएम 5 और आईएसएफ के 1 कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। बीरभूम, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, कूच बिहार परिणाम आने के बाद युद्ध क्षेत्र बन गए थे। ग्राम स्तर की सत्ता के लिए जबरदस्त हिंसा हो रही थी। चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक ने ममता सरकार को फटकार लगाई, लेकिन कुछ बदला नहीं। हिंसा की वही तस्वीर लोकसभा चुनाव में भी नजर आई। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हर चरण में होता रहा। चुनावी लड़ाई राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतीकों तक जा पहुंची थी। चुनाव से पहले ही हिंसाग्रस्त इलाकों में सीआरपीएफ भेजनी पड़ी थी। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच रोजाना झड़प हो रही थी। वोटिंग के दिन नेताओं पर हमले किए गए। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2000 से 2020 तक बंगाल में लगभग 300 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं दर्ज की गई। ये आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा है। एनसीआरबी के अनुसार 1999 में बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्याएं दर्ज की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के राजनीति में रक्त रंजित आज की मतलब ये शब्द नहीं है। ये बहुत दिनों से हम एक तो राजनीति में हिंसा कोई नई बात पश्चिम बंगाल के लिए क्यों, पूरी देश में महाभारत में भी तो हिंसा हुई ना। महाभारत का जो इतिहास है उसमें हिंसा था या नहीं, तो हिंसा जो है वो राजनीति के साथ हमारे देश में भी ऐसे नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी हम हिंसा तो देखे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो डीएनए है उसमें हम तो कहते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि माँ काली से लेके नक्सलाइट मूवमेंट, माओ सेतुंग, ये सब वायलेंस के साथ है। ममता बनर्जी जी का भी एक इतिहास रहा है, जिस तरह से वामपंथी के खिलाफ एक मजबूत ताकत बन करके उभरी और बंगाल की जनता पे जिस तरह से उन्होंने एक अपना विश्वास बनाया। लेकिन उस विश्वास को मुझे जहाँ तक लगता है वो कायम रखने में बहुत हद तक इसलिए कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि उनकी जो राजनीति रही है खास करके एक पर्टिकुलर एक संवर्ग पर ज़्यादा फोकस किया और अपने बंगाल के पुराने इतिहास को, बंगाल की संस्कृति को कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे उस पर उनकी पकड़ कमजोर इसलिए होती गई क्योंकि उनका देखिए हर नेता का एक फोकस होता है अपना एक
राजनीतिक विरासत, खास करके जो वोट बैंक होता है, लोगों को आकर्षित करना, तो कहीं ना कहीं ममता जी उसमें थोड़ा सा उनका एक कदम इस तरह से बहका जिसका असर आज बंगाल पे दिखा। अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन बंगाल का ये हाल बता रहा है कि हिंसा के रक्त चरित्र का इतिहास कैसा रहा है। हिंसा की चपेट में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जिनके कार्यकर्ताओं ने जान नहीं गंवाई।